नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता पर मेरे पिछले वीडियो के बाद आप सभी मित्रों की बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। परंतु फिर भी चूंकि यह बात बार बार उठ रही है, पिछले 4-5 वीडियो से बहुत सारे मित्र हैं जो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इन ग्रंथों की कोई प्रमाण नहीं है, महाभारत की घटना हुई इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, आर्कियोलॉजी प्रमाण हमें नहीं देखने को मिलते हैं। अब यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर्कियोलॉजी से हम क्या समझते हैं? आर्कियोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। आर्कियो का अर्थ होता है एंशिएंट या पुराना, और लॉगी लोगोस से आया है जिसका अर्थ होता है स्टडी, या हम उसके कह लें कि विशेष अध्ययन। तो पुरानी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हम आर्कियोलॉजी की विभाग में उस श्रेणी को रखते हैं। तो अब आर्कियोलॉजी से अभी तक हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो बनती है कि भौतिक किसी तरह के प्रमाण हमें मिलना आवश्यक हैं। जैसे खुदाई में यदि कोई हमें किसी तरह के वस्त्र या किसी तरह के यंत्र या किसी तरह के हथियार अगर मिलते हैं या किसी तरह के आभूषण मिलते हैं, पात्र मिलते हैं, तभी हम उन्हें आर्कियोलॉजी एविडेंस समझते हैं। परंतु क्या यह सत्य है? आर्कियोलॉजी अब खुदाई की चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। आर्कियोलॉजी अब आर्कियोस्ट्रोनॉमी की भी बात करता है, अर्थात उस समय जो ग्रहों या नक्षत्रों की स्थितियां रही होंगी उनका क्या आधार है हमारे जो प्राचीन इतिहास ग्रंथ हैं उनके प्रमाण में, उसके विषय में बात करता है। आर्कियोजेनेटिक्स एक ब्रांच हो गई है जो जेनेटिक्स का पुराने समय के जो हमारे पास प्रमाण है उस पर क्या रोल है उस विषय पर बात करता है। तो हमें इस तरह के सभी प्रमाणों को देखना होगा। केवल यदि हम खुदाई में मिली हुई वस्तुओं के आधार पर अगर प्रमाण देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ संभव है कि अभी 1000-1500 साल से पहले के लोगों के भी हमें भौतिक प्रमाण मिलने कठिन हो जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हमारे ही देश के जैसे महापुरुष हुए हैं, कालिदास हैं या चाणक्य हैं, या हम पश्चिम में देखें तो अरस्तु हैं या सुकरात हैं, अगर हम इनके भी आज की तारीख में भौतिक प्रमाण खोजने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। विभिन्न मान्यताओं के जो आराध्य पुरुष हैं उनके भी भौतिक प्रमाण खोजना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बात केवल भौतिक प्रमाणों की नहीं है, हमें यह देखना पड़ेगा कि अन्य और क्या प्रमाण हैं जो हमें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये घटनाएं वास्तव में घटी थी। जैसे यदि हम आर्कियोस्ट्रोनॉमी की बात करें तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में ऐसे सैकड़ों जगहों पर वर्णन किया हुआ है जहां पर उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर काल का वर्णन किया हुआ है। अर्थात हम उन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों का आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर्स में अगर अध्ययन करें तो हमें उस काल का पता चल सकता है कि किस काल में ये घटनाएं घटित हुई होंगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, परंतु एक जो विशेष उदाहरण है उसमें अरुंधति वशिष्ठ जो स्टार्स हैं उनके विषय में बात महाभारत में वेदव्यास जी ने की है। उन्होंने कहा है कि उस समय अरुंधति स्टार जो था वो वशिष्ठ के आगे चल रहा था। अब यह बिल्कुल स्पष्ट एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है जो हम सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि यह घटना कब घटी होगी। तो वह जो पीरियड आ रहा है वह भी महाभारत काल से हम जोड़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमको ऐसा मिलता है आर्कियोजेनेटिक्स में, अर्थात जेनेटिक्स के आधार पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमको मालूम है कि महाभारत युद्ध जो हुआ था उसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, और ऐसा माना जाता है कि लगभग सारे के सारे लोग मारे गए थे। और यह भी कहा जाता है कि चूंकि यह लगभग न्यूक्लियर वार जैसा युद्ध था तो आम जनता में से भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्त्री पर्व में महाभारत में ऐसा युधिष्ठिर ने कहा है कि लगभग 1,66,00,000,000 लोगों की मृत्यु हुई उस युद्ध में। तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जनहानि हुई। तो क्या इसके भी कोई प्रमाण हो सकते हैं? तो एक रिसर्चर हैं मोनिका कार्मिन, आप गूगल में उनको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने 2015 में एक पेपर प्रस्तुत किया। उस पेपर के आधार पर उन्होंने यह बताया कि आज से लगभग 5,000 से 7,000 बीपी में, बीपी शब्द मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह आर्कियोलॉजी में प्रयोग होने वाला शब्द है। बीपी का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया कि 1950 में ऐसा माना गया कि रेडियो कार्बन डेटिंग की शुरुआत हुई। तो उन्होंने 1 जनवरी 1950 को प्रेजेंट मानते हुए उससे पूर्व का अध्ययन जो है वो बीपी के आधार पर करना शुरू किया। तो उनका कहना है कि लगभग 5,000 से 7,000 बीपी में ऐसा देखा गया है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसमें बॉटल नेकिंग हुई।
बॉटल नेकिंग हुई का अर्थ अगर हम सामान्य भाषा में इसको बात करें तो बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि उनका यह कहने का तात्पर्य है कि उस समय बड़ी मात्रा में जो पुरुषों की संख्या है वह बहुत ज़्यादा घट गई महिलाओं की तुलना में, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पुरुष में होता है, ये सामान्य विज्ञान से हम जानते हैं। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनके अध्ययन में ऐसा उन्होंने देखा कि उस समय पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी महिलाओं की तुलना में। तो क्या यह वर्णन महाभारत से मेल नहीं खाता है? क्योंकि लगभग उसी समय पर यह बताया जा रहा है कि सेना में भाग लेने वाले लगभग सारे पुरुषों की मृत्यु हो गई थी और इसके अलावा भी बड़ी मात्रा में जनहानि हुई थी। तो ये हमें एक इनडायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास कि निश्चित रूप से महाभारत युद्ध के पश्चात इस तरह का जो एक पुरुष और महिलाओं के अनुपात में जो अंतर आया था वो संभव है, उसी कारण से आया होगा। तो एक ये आर्कियोजेनेटिक्स भी हमें उसी ओर इंगित करता है कि महाभारत वार के बाद ऐसा हुआ होगा। और यदि हम तीसरा एक और उदाहरण देखने की कोशिश करें तो ओशिनोग्राफी में भी हम देख सकते हैं कि हमको सबको मालूम है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद द्वारिका जलमग्न हो गई थी, अर्थात समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया था कि द्वारिका उसमें डूब गई थी। तो यह भी हम देख सकते हैं। तो ओशिनोग्राफी में यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें लगभग उसी काल में ऐसा जो अध्ययन है वो बताते हैं कि समुद्र का स्तर उतना ज़्यादा बढ़ गया था उस क्षेत्र में। तो ये जो इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये जो प्रमाण है, ये भी हमें बता रहे हैं कि महाभारत युद्ध वास्तव में घटित हुआ था और उसके ये हमें साक्ष्य मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। अब इसमें कुछ मित्र यह भी कह सकते हैं कि ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, हो सकता है कि अभी वर्तमान में आधुनिक समय में ऋषियों ने लिख दी हो 1500 साल पहले। तो एक बात ये भी आप सोच के देखिए, यदि 500,000 वर्ष पहले के ऋषि भी अगर इस तरह की बातें लिख रहे हैं तो ये बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा उनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रहा होगा, क्योंकि वो अरुंधति वशिष्ठ की गणना कर सकते थे। अरुंधति कब आगे चलती है वशिष्ठ स्टार से उसकी गणना कर सकते थे। बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं, सूर्य ग्रहण कब हुआ था, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब हुआ था, इस तरह के वर्णन सब महाभारत में मिलते हैं। तो अर्थात ऋषि इतने विद्वान तो रहे होंगे। दूसरी बात, जो स्थानों का वर्णन भी मिलता है वो अगर आज हम किसी भी मैप से मिला के देख लें तो बड़े विशाल क्षेत्र के स्थानों का वर्णन बिल्कुल स्पष्ट पूरी शुद्धता के साथ किया गया है। एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है स्थानों के वर्णन का। तो किसी एक स्थान पर बैठे हुए ऋषि को पूरे विश्व के सारे स्थानों का इतना अद्भुत ज्ञान था, काल गणना का इतना अद्भुत ज्ञान था, मैथमेटिक्स का इतना अद्भुत ज्ञान था, और इसके साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे वर्ण संकर जैसे विषयों का ज्ञान था। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये भी हुआ कि निश्चित रूप से ये ऋषि जो इस तरह की बातें जानते थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान और वैज्ञानिक रहे होंगे, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे प्रमाण आ रहे हैं तो हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि मैं यह भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अन्य मान्यताओं में अगर हम जाएं तो हमें इस तरह के आर्कियोएस्ट्रोनॉमी एविडेंस नहीं मिलते हैं। आप किसी भी अन्य मान्यता, अन्य सभ्यता में देखिए, क्या आपको इस तरह का किसी के प्राचीन ग्रंथों में कोई आर्कियोएस्ट्रोनॉमी का वर्णन इतना विस्तृत मिलता है जितना हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है? तो हमें इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर हम ये सब जानते हुए भी आंख मूंद लें कि हम तो मानेंगे ही नहीं, तो इसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता।